मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 4 आर्थिक आवश्यकताएं और तकनीकी संभावनाएं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत यह पढ़ेंगे। आर्थिक आवश्यकताओं और तकनीकी संभावनाओं की पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंतर्गत आर्थिक अभिवृद्धि का सर्वोत्तम उपयोग मानव विकास में निहित है। दूसरे शब्दों में धन का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास में होना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है, अतः आर्थिक अभिवृद्धि प्राप्त करने के लिए पश्चात उसका उपयोग मानव हित एवं मानव विकास के लिए होना चाहिए। प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये संसाधन धन के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकते हैं। अतः शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है पूर्णतः न्याय विरुद्ध आर्थिक अभिवृद्धि। वर्तमान समय में आर्थिक अभिवृद्धि का स्वरूप पूर्णतः न्याय विरुद्ध है। वर्तमान समाज में कुछ व्यक्तियों का संसाधनों पर एकाधिकार है। वे इन संसाधनों का दुरुपयोग करके अपार धन अर्जित कर रहे हैं। वहीं दूसरी समाज का दूसरा वर्ग गरीबी और भूखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। धन का असमान वितरण ही समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। प्रत्येक पूंजीपति को यह आवश्यक रूप से समझना चाहिए कि उसके द्वारा कमाए हुए धन में मजदूरों का भाग भी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्राप्त हो तब उस आर्थिक अभिवृद्धि को न्यायपूर्ण माना जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में आर्थिक अभिवृद्धि न्याय विरुद्ध ही मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट है आर्थिक उद्देश्य के लिए शिक्षा की मांग। आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा की मांग सदैव से हो रही है। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य पूर्णतः आर्थिक पक्ष से संबंध हो गया है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। शिक्षा की मांग सामान्यतः ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए तथा सर्वांगीण विकास के लिए होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को यह समझाने का प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा का उपयोग धन कमाने के लिए करना त्रुटिपूर्ण नहीं है, परंतु धन का उपयोग मानव कल्याण के लिए न करना त्रुटिपूर्ण है। थर्ड पॉइंट है ज्ञान का असमान वितरण। आर्थिक आवश्यकताओं के अंतर्गत धन के असमान वितरण पर चिंता प्रकट की जाती है। प्रायः धन का उचित उपयोग एक व्यक्ति विलासिता एवं भोग संबंधी कार्यों में मानता है, वहीं दूसरा व्यक्ति धन का उपयोग मानव कल्याण में मानता है। दोनों ही ज्ञान के आधार पर धन का पृथक पृथक उपयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान की असमानता के कारण शिक्षा व्यवस्था के सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं। फोर्थ पॉइंट है विकास को प्रोन्नत करने के सारभूत साधन के रूप में स्त्रियों के लिए शिक्षा। विकास की प्रक्रिया में महिलाओं का विशेष योगदान माना जाता है। एक शिक्षित महिला संपूर्ण परिवार को शिक्षित बनाती है तथा उसके कार्य एवं व्यवहार में शिक्षा की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इसलिए स्त्री शिक्षा को विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। महिला शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सर्वांगीण विकास की
अवधारणा का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। समाज में नारी के अस्तित्व को समृद्ध करने के लिए तथा नारी सशक्तिकरण के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक है। नारी शिक्षा के द्वारा ही विकास की प्रक्रिया पूर्ण मानी जा सकती है। इसलिए डेलर्स आयोग का प्रतिवेदन इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि समाज में नारी को शिक्षित करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाए, जिससे समाज का संतुलित विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी की लागत पर विचार। समाज में विकास प्रक्रिया की उन्नति पर विचार करना आवश्यक है। सामान्य रूप से उन्नति करने में संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों की लागत पर विचार करना इस सोपान का प्रमुख उद्देश्य है। नारी शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले धन के परिणाम स्वरूप समाज में सर्वांगीण विकास की दर अधिक होती है, तो यह माना जाता है कि विकास एवं लागत में विकास की दर अधिक है। 6 पॉइंट है आर्थिक अभिवृद्धि एवं मानव विकास। आर्थिक अभिवृद्धि एवं मानव विकास दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। आर्थिक अभिवृद्धि में अभाव में बौद्धिक विकास संभव नहीं हो सकता, इसलिए सर्वप्रथम आर्थिक अभिवृद्धि की आवश्यकता होती है। आर्थिक अभिवृद्धि का संबंध शिक्षा व्यवस्था से होता है। आज तक तकनीकी शिक्षा को आर्थिक अभिवृद्धि का प्रमुख साधन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 मानव जीव विकास के लिए शिक्षा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय एवं नैतिक गुणों से युक्त करना है। शिक्षा मानव एवं पशु में पर्याप्त अंतर करती है। एक शिक्षित व्यक्ति से मर्यादित एवं मानवोचित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सर्वांगीण विकास की कल्पना को साकार किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक अभिवृद्धि से मानव विकास की ओर अग्रसर होने के लिए पाठ्यक्रम एवं शिक्षा व्यवस्था में निम्न परिवर्तन एवं उपाय किए जाने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में आर्थिक अभिवृद्धि के साधनों के महत्व एवं उपयोग के वर्णन के साथ साथ मानव विकास के महत्व एवं उपयोग के बारे में बताया जाए, जिससे छात्रों में मानवीय दृष्टिकोण का विकास हो सके। छात्रों के पाठ्यक्रम में मूल्य केंद्रित शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, जिससे छात्र भौतिक मूल्यों के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में भी सीख सके। छात्रों को तकनीकी एवं विज्ञान संबंधी शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अपने जीवन में धनोपार्जन एवं व्यावसायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सके। नेक्स्ट हेडिंग है तकनीकी संभावनाओं के रूप में नवाचार। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि नवाचारों का प्रयोग किया जाए तो नवाचार के माध्यम से इस प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण, वेद एवं विश्वसनीय बनाया जा सकता है। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक आंकलन विधियों, प्रभावी व्यूहरचना तथा अनुसंधान के निष्कर्षों का प्रयोग करके इसे वेद एवं विश्वसनीय बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का
क्षेत्र वर्तमान समय में व्यापक हो गया है, इसलिए इसमें तकनीकी या नवाचारों का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में नवाचारों के प्रयोग संबंधी प्रमुख तथ्यों को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में इंटरनेट एवं कंप्यूटर का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया वैध एवं विश्वसनीय रूप में संपन्न हो सकेगी। कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों की सृजनात्मकता का आकलन करने के लिए उनकी विविध प्रकार के चित्र बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। इसमें छात्र विविध चित्रों को शीघ्रता से बनाकर प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इसमें बिना किसी रंग ब्रश के सभी कार्य कंप्यूटर में ही हो सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से छात्रों द्वारा अपने विचारों एवं भावों को दूसरे छात्रों के विचारों एवं भावों के साथ आदान प्रदान किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से भेजी जा सकती है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से छात्रों के आकलन परिणामों में वैधता एवं विश्वसनीयता का समावेश होता है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से पाठ्यक्रम निर्माण समितियां पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं पर पाठ्यक्रम के एक दूसरे से विचार विमर्श कर के सुधार कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है वीडियो फिल्मों का प्रयोग। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में वीडियो फिल्मों का उल्लेख करना चाहिए, जैसे एक छात्र की कक्षा कक्ष गतिविधियों एवं पाठ्यक्रम सरगामी क्रियाओं की गतिविधियों की वीडियो फिल्म बनाकर उसे पाठ्यक्रम निर्माण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है श्रवण यंत्रों का प्रयोग। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में श्रवण यंत्रों का उल्लेख करना चाहिए। इससे एक उपयोगी एवं समावेशी पाठ्यक्रम बनता है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था में भी संपन्न होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था किस प्रकार संपन्न की जा सकती है, इसके बारे में विवेचना होती है। इसमें आकलनकर्ता एवं छात्रों के मध्य सचित्र संपर्क होता है। इसमें आकलनकर्ता छात्रों की विविध गतिविधियों को देखकर उसको दिशा निर्देश प्रदान करता है। फिफ्थ पॉइंट है सीसीटीवी कैमरे का उपयोग। जब छात्रों को वास्तविक गतिविधियों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण करना हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे छात्रों की वास्तविक गतिविधियों का आकलन करना है तो कक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है। इसका ज्ञान छात्रों को नहीं होता। इस स्थिति में छात्र अपनी गतिविधियों को वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप में संपन्न करता है। नेक्स्ट है अनुप्राणन व्यवस्था का प्रयोग। इस व्यवस्था में छात्रों की विविध गतिविधियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया को देखा जाता है। जैसे छात्रों को जंगली जानवरों के संदर्भ में रुचि के बारे में पता करना है तो उनको जंगली जानवरों की कार्टून फिल्म दिखानी चाहिए। सेवंथ पॉइंट है स्व आकलन की व्यवस्था। छात्र अनेक स्तरों पर स्व आकलन की व्यवस्था चाहता है, जैसे कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन आकलन करने की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए छात्रों से विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है विविध प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग। विविध प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग भी नवाचारों की श्रेणी में आता है। वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग आकलन एवं परीक्षा में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग। जिन परीक्षणों का प्रयोग छात्रों की आयु, वर्ग एवं योग्यता के अनुरूप हो तथा जिनके परिणाम को वैध एवं विश्वसनीय माना जा सके, उन परीक्षणों को आकलन की नवाचारी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग।
नवाचारी आकलन की प्रक्रिया में वैज्ञानिक आकलन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे छात्रों की खोज, तर्क एवं परिकल्पना की क्षमता का आकलन करना है तो छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट है केस स्टडी का प्रयोग। छात्रों का व्यक्तिगत आकलन करने के लिए केस अध्ययन विधि को सर्वोत्तम रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें छात्र के व्यक्तिगत कार्य, व्यवहार एवं गतिविधियों का आकलन किया जाता है। इसमें छात्र से संबंधित भूतकालीन एवं वर्तमान सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है और छात्र के कार्य व्यवहार का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा अभिभावकों से संपर्क किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाद विवाद प्रतियोगिता। छात्रों को वाद विवाद संबंधी प्रतियोगिताओं के आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह वाद विवाद प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर, स्थानीय स्तर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होनी चाहिए। पोर्टफोलियो का निर्माण। सभी छात्रों को सूचनाओं का संग्रहण करके प्रत्येक छात्र के लिए पृथक पृथक पोर्टफोलियो तैयार किया जाना चाहिए। इस पोर्टफोलियो को कंप्यूटर में तैयार करना चाहिए जिससे कि उसको इंटरनेट के माध्यम से आवश्यकता के अनुरूप किसी भी स्थान पर भेजा जा सके। सृजनात्मक गतिविधियों का निर्माण। सृजनात्मक गतिविधियों का निर्माण करने की योग्यता भी छात्रों में विकसित करनी चाहिए। छात्रों को इस प्रकार के प्रश्न प्रदान करने चाहिए जिससे छात्र विविध प्रकार की कल्पनाएं कर सके तथा कल्पनाओं का सत्यापन करने के लिए विविध प्रयोग कर सकें। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया में नवाचार का प्रयोग आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है जो तकनीकी संभावनाओं के रूप में है। इन नवाचारों का उपरोक्त प्रकार से उपयोग कर शिक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फर्स्ट है राजनीतिक दर्शन। जिस राष्ट्र का राजनीतिक दर्शन उदारवाद पर आधारित होता है वहाँ की पाठ्यचर्या का स्वरूप भी उसके आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की आकांक्षा अपनी दार्शनिक विचारधारा को विकसित करने की होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दर्शन भी पाठ्यचर्या के विकास का प्रमुख आधार माना जाता है। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी पाठ्यचर्या को प्रभावित करती है। जिस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति निम्न होती है उसकी आकांक्षा धनार्जन संबंधित होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप भी पाठ्यचर्या के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट है राष्ट्र में शिक्षा की स्थिति। शिक्षा की स्थिति उपयुक्त नहीं है तो इस प्रकार के राष्ट्र की आकांक्षा एवं आवश्यकता शैक्षिक उन्नयन से संबंधित होगी। नेक्स्ट राष्ट्र पर वैश्विक प्रभाव। वर्तमान समय में संचार व्यवस्था के माध्यम से संपूर्ण विश्व एक मंच पर एकत्रित है। इस स्थिति में किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की आकांक्षा एवं आवश्यकताओं से परिचित होने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होता। इस कारण अनेक राष्ट्रों का प्रभाव एक दूसरे पर होता है। राष्ट्र की भौतिक विकास की स्थिति, फिर है राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति और राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति। विषम परिस्थितियों में तानाशाही में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। फर्स्ट मानवीय विक्रियाओं को वैश्वीकरण की ओर ले जाना।
गंभीरता से विचार किया गया है कि मानव को विविध उपयोगी गतिविधियों का लाभ उस समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व को होना चाहिए। आज विविध देशों में शिक्षा एवं तकनीकी के संदर्भ में विचारों एवं उपकरणों का आदान प्रदान होता है। जॉन ड्यूई और स्पेंसर के विचारों को भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। वही अन्य देशों में महात्मा गांधी एवं विवेकानंद जी के विचारों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। वैश्विक संप्रेषण स्थानीय स्तर से वैश्विक समाज की ओर अग्रसर होने में वैश्विक संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य रूप से घर परिवार में भी यह देखा जाता है, जब हमारा अपने स्वजनों से संवाद कम हो जाता है तो उनके प्रति हमारी रुचि और लगाव भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक अंत निर्भरता की विभिन्न आकृतियाँ। इसी कारण शिक्षा का स्वरूप एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। विकास की धारा में एक दूसरे का सहयोग परम आवश्यक है। इसके कारण ही वैश्विक विचारधारा का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चित विश्व। सामान्य रूप से हम अपने परिवार एवं बालकों के लिए उद्देश्य निश्चित करते हैं, उन्हें हम अपना मानते हैं। देश एवं समाज के प्रति उद्देश्यों के निर्धारण एवं विकास के बारे में बहुत कम व्यक्ति सोचते हैं। इसी प्रकार का क्रम विश्व स्तर पर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय एवं वैश्विक व्यवस्था। स्थानीय एवं वैश्विक व्यवस्था में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, परंतु इसका प्रारंभ स्थानीय स्तर से ही होता है। जब हम किसी विचार या गतिविधि को स्थानीय स्तर पर सही पाते हैं तो उसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व एवं दूसरों को समझना। वैश्विक विचारधारा को जन्म देने के लिए सर्वप्रथम दूसरे के विचारों को समझना परमावश्यक होता है। किसी भी कार्य एवं योजना में स्थानीय स्तर पर सफलता प्राप्त करना सरल होता है। लास्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण में विचार विमर्श या विवेचना। यदि हम पाठ्यक्रम के इतिहास पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाएगा कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले ज्ञान का स्वरूप एवं विस्तार अनिवार्य रूप से संबंधित समाज द्वारा मान्य शैक्षिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इसलिए देश और काल की भिन्नता के अनुरूप पाठ्यक्रमों की भिन्नता पाई जाती है। लक्ष्यों पाठ्यक्रम के वर्तमान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माइकल फेरांडी ने अपना मत इन शब्दों में व्यक्त किया है कि सामान्यतया पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के उन समस्त अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका दायित्व विद्यालय अपने ऊपर लेता है, और इसी रूप में पाठ्यक्रम का तात्पर्य प्रायः क्रमिक कार्यों से ही जो इन अनुभवों से पूर्व, इनके होने के साथ साथ तथा इन अनुभवों के बाद आयोजित किए जाते हैं। लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण, बालकों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन, अधिगम हेतु व्यवस्था, शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग, छात्रों का व्यक्तिगत बोध, उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था, उपरोक्त बातों को पूर्ण रूपेण प्रयोग में लाने के लिए विद्यालयों में जिन प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है उनके प्रकार एवं संख्या में बहुत विविधता पाई जाती है। दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें 3 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: शैक्षिक क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं और रुचिपूर्ण कार्य। शैक्षिक क्रियाएं विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी क्रियाएं आयोजित की जाती है वह शैक्षिक ही होती है, क्योंकि इनका नियोजन निश्चित लक्ष्यों को पूर्ति हेतु निर्धारित पाठ्य विषयों के पाठन की दृष्टि से किया जाता है। इन क्रियाओं का आयोजन मुख्य रूप से कक्षों में विभिन्न विषयों के अध्यापन के रूप में किया जाता है। सेकंड है पाठ्य सहगामी क्रिया, साहित्यिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, सृजनात्मक क्रियाएं और राष्ट्रीय क्रियाकलाप। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं इस पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ में इंक्लूड होती है। लास्ट पॉइंट है इसका रुचिपूर्ण कार्य।
इसके अंतर्गत वे प्रवृत्तियाँ आती है जिनका आयोजन विद्यालयों द्वारा बालकों की रुचियों का समुचित विकास करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों में विभिन्न वस्तुओं जैसे टिकट, पत्थर, सिक्के आदि का संग्रह करना, चित्र एवं कार्टून बनाना, फोटोग्राफी करना, बेकार पड़ी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाना, विभिन्न प्रकार के चित्रों के एल्बम तैयार करना आदि सम्मिलित है। शाला व्यवस्था में इन प्रवृत्तियों का आयोजन होता रहता है, यथासंभव उनमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। अब इसके असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं आपके रोज आते रह रहे हैं, दे रहे हैं और डेट के अकॉर्डिंग आपको इनमें करते रहना है। लघुत्रात्मक प्रश्न नोट कीजिए। पहला, पाठ्यक्रम के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के विभिन्न तथ्यों के बारे में विवरण दीजिए। पाठ्यक्रम के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के विभिन्न तथ्यों के बारे में विवरण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है निबंधात्मक। तकनीकी संभावनाओं के रूप में पाठ्यक्रम निर्माण में नवाचारों के प्रयोग संबंधी प्रमुख तथ्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड निबंधात्मक प्रश्न है, तकनीकी संभावनाओं के रूप में पाठ्यक्रम निर्माण में नवाचारों के प्रयोग संबंधी प्रमुख तथ्यों का वर्णन कीजिए। आपकी 4th यूनिट चल रही है, इसके बराबर टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते जा रहे हैं और असाइनमेंट आप ईमेल करते जाएं और सेंड किए और उसके अकॉर्डिंग आपको डेट के अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस भी लगा दी जाएगी। धन्यवाद।